हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2016 का पेपर करने वाले हैं। एचटेट का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 2016 का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम करने वाले हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना या फिर नकारात्मक व्यवहार करना। तो आप लोग अपने आंसर्स को लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है, टू कोऑपरेट द एडोलसेंस इट इज़ इसेंशियल टू इंस्पायर, इंडिकेट हिज मिस्टेक, क्रिटिसाइज हिम, डू नेगेटिव बिहेवियर। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है आप लोग बताएंगे पहले। तो देखिए, गलती निकालना ये भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना, ये तीनों ही नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। हमें किशोरावस्था में बालकों को क्या करना चाहिए? अभी प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण, तदात्मीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन या फिर अति संरक्षण। Which of the following is not a suitable technique used by teachers for socializing the child? Direct teaching, identification, democratic discipline या फिर over protection। तो इसमें से कौन सा समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा नहीं अपनाया जाना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? अति संरक्षण अध्यापक द्वारा बालकों का नहीं करना चाहिए, बालक के समाजीकरण हेतु। ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, संवेग स्थायी होती है, प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होती है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है संवेगों के बारे में, यानी इमोशंस के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस ऑफ एन एडोलसेंट? इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। ऑप्शन 2 है, इमोशंस आर परमानेंट। ऑप्शन 3 है, एवरी इमोशन इज अकम्पनीड बाय अ फीलिंग। और ऑप्शन 4 है, इमोशंस आर अराउज्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रॉन्ग है। इमोशंस आर परमानेंट, संवेग स्थायी होते हैं, ये गलत है। संवेग समय के साथ बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समेकित शिक्षा से तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्षों में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल क्लासरूम, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिफरेंट क्लासरूम, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्पेशल स्कूल्स, या फिर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन होम बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, सभी के साथ, सभी बच्चों को एक साथ रखकर। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का, या फिर चलचित्रों का? इन एडोलसेंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाय टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, या फिर फिल्म्स। तो जो एडोलसेंट होते हैं, किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? उनके संगी साथियों का, पीयर ग्रुप्स का। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, देवी देवताओं की बातें करें।
Moral values can be effectively inculcated among the students when teacher frequently talks about values, himself practices them, tells stories of good persons, talks of gods and goddess. तो नैतिक मूल्यों को एक अध्यापक छात्रों में कैसे विकास कर सकता है उसका, तो राइट आंसर है उसके लिए ऑप्शन नंबर 2, वह स्वयं उनका आचरण करे, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम। जब वो खुद उसका प्रैक्टिस करेगा तो बच्चे खुद से ही देखकर शिक्षक को वैसा आचरण करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो हैं मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अ पर्सन इन डेवलपिंग abilities and skills for providing concrete experiences, proper interpretation, analysis, evaluation and inference, creating and constructing something, thinking about ways of reacting। तो क्रिटिकल थिंकिंग पर्सन में कौन सी एबिलिटीज़ एंड स्किल को डेवलप करता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड इन्फेरेंस, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 8, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है एकतंत्रीय, अनुज्ञात्मक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रात्मक। बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद adolescents by parents and teacher is autocratic, permissive, डेमोक्रेटिक या फिर रेस्ट्रिक्टिव। तो कौन सा मेथड बेस्ट है? राइट आंसर है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है। अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास कौन सा इसमें से नहीं होता है? Which of the following is not a characteristic of social development in adolescence? Active member of their peer group, being an attraction towards opposite sex, high decrease in friendly relationship, extension of special interest। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है। तो मैत्री संबंधों में भारी कमी होना ये यहाँ पर गलत है। हाई डिक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना, तो ये सभी सामाजिक विकास के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक किशोर अपने बाएं हाथ से काम करता है, कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना। इस विकास का कारण क्या है? वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार या सभी विकल्प सही हैं। An adolescent uses her or his left hand for performing act like taking food or writing. This is developed due to inherited behavior, developmental behavior, wrong behavior या all options are right। तो कोई भी बच्चा या किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, इसका क्या कारण है? क्या वंशानुगत व्यवहार इसका कारण है, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार या सभी सही है? तो देखिए वंशानुगत तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चा लेफ्ट हैंड से काम करता है जिसके माता पिता करें। माता पिता राइट हैंड से करते हो फिर भी बच्चा लेफ्ट हैंड से करता है। विकासात्मक व्यवहार, अभी सोचते हैं इस पर। गलत व्यवहार, क्या लेफ्ट हैंड से कार्य करना गलत है? तो बिल्कुल नहीं है। और सभी विकल्प सही नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों यहाँ पर गलत है। तो राइट क्या है? विकासात्मक व्यवहार है जिसके कारण कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से कार्य करता है, डेवलपमेंटल बिहेवियर। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, संगणना असक्तता समस्या संबंधित है शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना सुनने से, गणितीय गणनाएं करने से। Dyscalculia is a problem related to the problem of speaking accurately, writing without committing mistakes, listening message properly, doing mathematical calculations।
तो डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है? तो अगर हम देखें डिसकैलकुलिया, यहाँ पर कैलकुलिया आ रहा है जो कि कैलकुलेशन जैसा लग रहा है आपको। तो कैलकुलेशन किससे जुड़ा होता है? मैथ से। तो डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? गणितीय गणनाएं करने से संबंधित ये एक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का उद्देश्य है केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE aims to evaluate the reasoning of child only, all aspects of development of child, the knowledge of child only या फिर the understanding of child only। तो CCE का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, आपको बताना है। तो विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता, नवीनता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड? इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, नोवेलिटी। तो कौन सी नहीं है? एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल थोड़ी बहुत गलतियों के साथ कार्य कर रहा है वो एक सृजनात्मक बालक नहीं है, क्रिएटिव चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, पाठ्यवस्तु का पूर्ण होना। लर्निंग आउटकम्स मीन्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, change in teaching methods of the teacher, recognition of the subject matter, completion of content। तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या है? चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? बच्चे के जन्म के समय, शैशवावस्था के समय, किशोरावस्था के दौरान, वयस्कावस्था के दौरान। Differentiations of emotions takes place at the time of birth of child, during infancy, during the period of adolescence या फिर during adulthood। तो कब होता है इमोशंस में डिफ्रेंसिएशन? राइट आंसर है शैशवावस्था के दौरान। तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से CDP से टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो लोग भी नए हैं, और सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब दबा दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।